जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग आय दृष्टि मैगजीन का जो वैज्ञानिक परिदृश्य, जो साइंस के करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन है, उसकी पार्ट 3 को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके अंतर्गत एक क्लास में हमने देखा था कि जितने भी पूरे विश्व में एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हुए, खगोलीय क्षेत्र में जितने भी नए विकास हुए, उनको हमने पढ़ा था। और दूसरी क्लास के अंतर्गत जितना भी डेवलपमेंट आपके हेल्थ सेक्टर में हुआ था, उसको हमने समझने का प्रयास किया था। आज की जो हमारी पार्ट 3 है, इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में जितने भी नवीन तकनीक आई है या फिर कुछ नया डेवलपमेंट्स हुआ है, तो उसको यहाँ पर हम लोग समझने और याद करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइंस का ये पूरा पोर्शन थोड़ा सा टफ होता है बाकी पोर्शन के कंपैरिजन में, इसीलिए इस पूरे लेक्चर को हम लोग बहुत ही आराम आराम से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी क्लासेस आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी समझ में आ रही होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस पूरी क्लास को। देखो भाई, एक बात और ध्यान देना, मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, बट मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आए और आप लोग भी कोशिश अपनी तरफ से ये करना कि चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर याद होती चले पैरेलली। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, उस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यहां समझना, बिग कैट की बात कर रहा है, बड़ी बिल्ली की बात कर रहा है। अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो उसको हम कहते हैं IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये है क्या भाई? देखो, एक बिल्ली ऐसी होती है जो होती है छोटी बिल्ली, ठीक है, स्मॉल कैट्स, जैसे जो आपके घर के अगल बगल रहती है और जिनको देख करके जनरली मूर्ख मनुष्य क्या कहता है, यार इसने मेरा रास्ता काट दिया, इसका मतलब है कि आज का मेरा दिन क्या होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। लेकिन ध्यान समझना, उसी कैट की जो बिग प्रजाति होती है, जो बड़ी प्रजाति होती है, उसको हम लोग कहते हैं बिग कैट। इस बिग कैट के अंतर्गत 7 प्रजातियों को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स जो हैं, जिनमें आपका एक टाइगर, बाघ, लॉयन, तेंदुआ मतलब लेपर्ड, स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर और चीता, ये आपके 7 बिग कैट यहां पर शामिल होते हैं। तो ये जो पूरा अलायंस है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम इन 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों को, बिग कैट्स का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। ध्यान समझना, प्रश्न क्या पूछ सकता है, बहुत क्लियर बता रहा हूं। पहला प्रश्न तो यहां पर यही बनेगा, नोट कर लो इस पॉइंट को, ठीक है, कि IBCA के अंतर्गत कौन से 7 बिग कैट्स यहां पर शामिल है। ठीक है, तो उसमें एक आपका हो गया बाघ, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता, ये 7 प्रमुख शामिल है। इन 7 में से अगर आप ध्यान दोगे तो 5 बिग कैट्स भारत में पाए जाते हैं, 2 बिग कैट्स भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान दो तो प्यूमा और जगुआर, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो इन 7 में से, तो जो 5 बिग कैट्स यहां पर बचते हैं वो भारत में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बातें बहुत क्लियर है। प्रश्न 2 प्रकार का बन सकता है। पहला प्रश्न क्या बनेगा यहां पर आप लोगों से, कि IBCA के अंतर्गत 7 बिग कैट्स कौन सी है जिनको हम लोग यहाँ पर संरक्षण देने वाले हैं। ठीक है, तो वो 7 नाम ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही सिंपल नाम है। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत टफ वर्क नहीं है। ठीक है, लेपर्ड याद कर लो, स्नो लेपर्ड याद करो, ये 2 तो बहुत कॉमन हो गया। फिर बाघ, शेर और चीता, ये 3 हो गए, प्लस जगुआर और प्यूमा। जगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते, तो ये पॉइंट भी एक बहुत अच्छे से नोट कर लेना कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 2 बच रहे हैं वो भारत में नहीं पाए जाते हैं। इतनी बातें याद रहेंगी। देखो, ये जो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताया ना, कि हम लोग बिल्ली को देख के कहते हैं कि यार इसने रास्ता काट लिया, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है। ऐसा मे भी कुछ पहले लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया होगा। कारण ये हो सकता है कि जनरली जो बिग कैट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने रास्ते का फिर से अनुसरण करते हैं, वापस उस रास्ते पर आते हैं। तो मानो अगर रास्ता काट दिया तो संभव है कि वो दोबारा से आपके पीछे आकर के अटैक कर सके। इसलिए मे भी ऐसा कहा जाता होगा कि अगर बिग कैट आपका रास्ता काट रही है तो दिन अपशकुन जाने वाला है। हालांकि अब इसका क्या वास्तविक थ्योरी मुझे नहीं पता, बट एक सिंपल सी थ्योरी मैंने आपको रिलेट करने का प्रयास किया। ठीक है, बातें बहुत क्लियर हो रही है। अब समझना, जो IBCA ये अलायंस है, इस अलायंस की जो शुरुआत है ये 2019 में ही मोदी जी के द्वारा कर दिया गया था, लेकिन वास्तविक तौर पर मतलब एक फॉर्मेट के रूप में 2023 में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने IBCA को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। फॉर्मल रूप से 2023 में मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी 50वीं वर्षगांठ चल रही थी 2023 में। इसी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, टाइगर क्या है? टाइगर भी आपका एक बिग कैट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
तो प्रोजेक्ट टाइगर को हम जब इसका 50 वर्ष पूरा हुआ उसी वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा IBCA इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में 4 देश यहां पर शामिल है। ठीक है, एक कौन सा है भाई? एक तो हमारा भारत होगा ही होगा। भारत ने इस प्रस्ताव क्या कर दिया रिसेंट में, स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन भारत के साथ साथ 3 अन्य देश यहां पर शामिल है। उन देशों के नाम नोट कर लेना, याद कर लेना। मैं अभी आपको इन तीनों का मैपिंग भी दिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक देश का नाम है निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। ये 3 ऐसे देश हैं जो कि IBCA के अंतर्गत भारत के साथ शामिल है। IBCA जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भारत में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। हमारा जो बजट है, इस बजट के अंतर्गत इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपए 5 वर्ष की अवधि हेतु इसको हमने यहां पर एक मुश्त मतलब एक बार हम 150 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे, जो कि 5 वर्ष के लिए मतलब 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक की अवधि के लिए इन 5 वर्षों में 150 करोड़ रुपया इस अलायंस को दिया गया है सरकार के द्वारा। ये बात ध्यान रखना, बातें बहुत क्लियर रहेंगी, चीजें याद रहेगा आप लोगों को। आई होप की चीजें आप लोगों को यहाँ पर पैरेलली याद भी होती चले। ठीक है, मेरा प्रयास पूरा ये है कि मैं आपको केवल क्लास डिस्कस न करूं, मैं आपको याद कराने पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज का आप एक बार लोकेशन देखो जो IBCA की मेंबर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या भाई, कि ये जो आपका कैरेबियन आइलैंड्स का पूरा एरिया है, कैरेबियन सी के बगल में यहाँ पर एक निकारागुआ कंट्री है। ये क्या है? ये IBCA की मेंबर है। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की मेंबर है निकारागुआ। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो 2 देश और हैं। एक का नाम है आपका जो कि साउथ अफ्रीका, जो आपका पूरा अफ्रीकी क्षेत्र है, उसमें इस्वातिनी। इस्वातिनी क्या है आपका? ये भी IBCA का मेंबर है। और इसके अलावा सोमालिया, ये भी आपका IBCA का मेंबर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 4 देश शामिल हैं, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया और भारत। भारत में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको फॉर्मल रूप से जारी किया गया था। ठीक है, 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक इस 5 वर्ष की अवधि हेतु 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और इसमें जो 7 बिग कैट शामिल हैं, उसमें आपकी बाघ मतलब टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता, इनको संरक्षण किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। इन 7 में से 5 मतलब जगुआर और प्यूमा को एलिमिनेट कर दो, हटा दो आप इस पूरी 7 की श्रेणी में से, तो जो 5 बिग कैट बचते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। इतनी बातें आप लोगों को इस पूरे टॉपिक के संदर्भ में यहां पर याद करनी है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहां पर बना है? भारत में ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखोगे। अब देखो भाई अगला पॉइंट समझो, अगला टॉपिक क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए। पहली बात करेक्शन यहां पर कर लो, एक एराटा है इस बुक के अंतर्गत, यहां पर 2 नहीं यहां पर 3 होगा। मैं भी समझाता हूं क्यों और कैसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात भैया देखो, जैसा एग्जाम का रूप चल रहा है, रूपरेखा चल रही है एग्जाम की, कब होने वाला है एग्जाम, क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों को कितने नए रामसर साइट और याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब मजबूरी है, जितने भी नए रामसर साइट जुड़ेंगे हम याद करेंगे। अगर आप ध्यान दो तो वर्ष 2014 के बाद से, वर्ष 2014 के बाद से 59 देखो 56 इंच का सीना किसका है? प्रधानमंत्री मोदी जी का। ऐसा एक हाइप क्रिएट किया गया। ठीक है, तो 56 + 3 याद कर लो 59, टोटल 59 नए वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया है पिछले 10 वर्षों में। ये बात ध्यान रखनी है हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद अब देखो भाई जो नए रामसर साइट ऐड किए गए इस 2024 के ईयर में, एटलीस्ट उनको हम लोग यहाँ पर याद कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया गया कि 5 जून को, ठीक है 5 जून कब मतलब इन्वायरमेंट डे जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उस दिन 2 नए रामसर साइट यहाँ पर ऐड किए गए। ठीक है, इसके बाद 15 अगस्त से एक दिन पहले था 14 अगस्त को, आप लोग यहाँ पर चाहो तो 14 अगस्त नोट कर सकते हो, 14 अगस्त को 3 नए रामसर साइट यहाँ पर ऐड किए गए। ठीक है, तो इस कंटेंट में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो 14 अगस्त की दी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि 14 अगस्त को तो चूंकि 3 नए रामसर साइट शामिल किए गए हैं, तो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, पहली बात तो इस बात को करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ये जो 3 नए रामसर साइट शामिल किए गए वो है कौन से? देखो भाई ध्यान समझिएगा आप लोग। एक है उसका नाम है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, मतलब बर्ड सेंचुरी की बात कर रहा है। फिर कह रहा है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और फिर तवा जलाशय। ठीक है, ये 3 नए रामसर साइट को 14 अगस्त 2024 में हमने शामिल किया हुआ है। इन तीनों को काउंट कर लें और इससे पहले ठीक है जिन 2 को शामिल किया गया था, 2 कौन से थे भाई? अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो 5 जून को, ठीक है 5 जून को नकटी पक्षी अभ्यारण्य और नागी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है
इन दोनों को हमने क्या किया था, रामसर साइट के लिस्ट में शामिल किया था। तो इस पूरे वर्ष में ये 5 नए रामसर साइट शामिल हुए हैं। बातें क्लियर रहेंगी, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। इन पांचों को लेने के बाद अब प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल 85 रामसर साइट स्थल यहां पर क्या है, शामिल हो चुके हैं। अगर हम पूरे विश्व में, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूरे विश्व में क्रम की बात करें कि भाई सबसे ज्यादा किस देश में रामसर साइट है, तो उस क्रम को आप लोग यहां पर नोट कर सकते हो। यूके में सबसे अधिक रामसर साइट है, इसके बाद आप लोगों का आता है मैक्सिको, ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है मैक्सिको, और थर्ड नंबर पर अब आप लोगों का यहां पर हो चुका है भारत। पहले चाइना भारत के बराबर था, लेकिन अब भारत में क्या हो चुका है, नए रामसर साइट को शामिल करने के बाद भारत की रैंकिंग पूरे विश्व में थर्ड नंबर पर यहां पर हो गई है। याद रहेगा, यूके, मैक्सिको, भारत, भारत की थर्ड रैंकिंग है पूरे विश्व में। भाई रामसर साइट होता क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो 2 फरवरी को, ठीक है, हम लोग प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इसी दिन, ध्यान रखिए आप लोग, इसी दिन 1971 में 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा रामसर क्या है, ईरान में एक जगह है, तो ईरान के रामसर नामक शहर में हमने वेटलैंड पर एक एग्रीमेंट साइन किया था, और इसी दिन के पश्चात, मतलब इसी दिन के उपलक्ष्य में, ठीक है, आगे चल करके हमने इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पर सेलिब्रेट करना प्रारंभ किया। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर साल इसकी एक नई थीम होती है, और चूंकि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग को इसकी थीम भी यहां पर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो 2 फरवरी 2024 इसकी जो थीम है, आप लोग चाहो तो नोट कर लो, इस बुक में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूं तो नोट करते चलना पहले, ठीक है। इसकी थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बीइंग, ठीक है, ह्यूमन वेल बीइंग, ये इसकी थीम आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत क्लियर पॉइंट है। मैं फिर से आगे बढ़ूं, अब देखो, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि भारत में टोटल 85 वेटलैंड शामिल किए गए हैं। इन 85 में जो रिसेंट के 3 वेटलैंड है उनका नाम है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। अगर हम स्टार्टिंग के दो, मतलब नंजरायण और काजू वैली को ले लें, तो ये दोनों आपके कहां पर है, ये दोनों आपके स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। और जो तवा जलाशय दोस्तों है, ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इन 85 वेटलैंड को शामिल करने के बाद जो टोटल रामसर साइट के अंतर्गत एरिया शामिल यहाँ पर किया गया है, वो कितना है, तो वह 13,58,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, 13.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, ये क्या है, टोटल इतना एरिया भारत में रामसर साइट के अंतर्गत शामिल है। अगर हम रामसर साइट के नंबर्स की बात करें, तो पूरे विश्व में भारत क्या है, थर्ड नंबर पर यहां पर आता है, थर्ड रैंकिंग पर यहां पर आता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग भारत के अंतर्गत राज्यों की बात करें, स्टेट की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है वो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में टोटल 18 वेटलैंड शामिल है। और इसके बाद आपका आता है यूपी, यूपी में आपके टोटल 10 वेटलैंड शामिल है, ठीक है, 10 वेटलैंड शामिल है। तो ये पॉइंट आप लोग को नोट करना पड़ेगा। एक आप लोग के लिए होमवर्क भी है। होमवर्क क्या है, यहां पर आप ध्यान दो, तो इसी में एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट दी गई है सारे 85 वेटलैंड्स की, ठीक है। मैं आपको 85 के 85 वेटलैंड ऐड करने को बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा कि 2024 में जो 5 नए वेटलैंड बने हैं वो किस किस राज्य में लोकेटेड है, एक बार यो देख लेना। प्लस यूपी के जो 10 वेटलैंड्स हैं, उन 10 वेटलैंड्स का आपको नाम पता होना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ, केवल नाम नहीं, ध्यान रखिएगा, केवल नाम नहीं, जैसे अब देखो ऊपरी गंगा हो गया, हैदरपुर आर्द्र भूमि हो गया, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, तो ये वेटलैंड्स किस जिले या फिर किस शहर में लोकेटेड है, इसका आप लोगों को यहाँ पर नाम नोट करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क नंबर 1 है आज का, ठीक है, नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दे रहा हूं। आई होप कि ये पॉइंट आपने पहले भी याद करके रखा होगा। उत्तर प्रदेश के 10 वेटलैंड्स का वो किस शहर में लोकेटेड है, किस स्थान पर लोकेटेड है यूपी के अंतर्गत, आपको उसका एक चार्ट बनाना है और याद करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिवानी मैम ने ऑलरेडी इस पर एक क्लास लिया हुआ है, अपने ट्रिक समझाई हुई है वहां पर, अगर आप चाहते हो वो क्लास फॉलो कर सकते हो, नहीं तो इसको पूरा का पूरा आप लोग अपने से खुद बना करके याद कर लो, ठीक है। ये एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। अब देखो, हमने राज्य में भी देख लिया कि राज्यों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तमिलनाडु नंबर 1 पर है, यूपी नंबर 2 पर है, ठीक है।
अब समझो भाई, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि टोटल 59 वेटलैंड पिछले 10 वर्षों में शामिल की गई है। यहां पर आता है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, अंतर क्या है समझना। जैसे कि नंजरायण वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये एक फ्रेश वाटर लेक है, मतलब मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य है वो क्या है? अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो खारे पानी की, मतलब ब्रैकिश वाटर लेक है ये आपका। ठीक है, ब्रैकिश लेक है, जबकि आपका पहला वाला फ्रेश वाटर लेक था। ठीक है, तो नाम याद करना बहुत इजी है, सिंपल है। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। काजुवेली क्या है? आपका ये ब्रैकिश है, मतलब खारे पानी की झील है। ठीक है, इतनी दो बातें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद एक दो बातें और पढ़ लेते हैं, चूंकि यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य जो है इसका जो नाम है, वहां एक राजा थे, उन राजा के नाम पर इनका नाम रखा गया था। राजा नंजरायण थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम, इस बर्ड सेंचुरी का नाम रखा गया। ठीक है, तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, फ्रेश वाटर लेक है। वहीं पर जो काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका तमिलनाडु में है, और ये ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब खारे पानी की झील है। अगर हम काजुवेली के संदर्भ में इसकी लोकेशन की बात करें एग्जैक्टली, तो इसका लोकेशन आप ध्यान रखना, ये कोरोमंडल कोस्टल एरिया पर लोकेटेड है। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ ये जो झील है ये उपुकल्ली क्रीक, ठीक है, उपुकल्ली क्रीक और इदायन हिट्टू एस्चुरी द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने क्रीक पर एक ऑलरेडी वीडियो आपको बनाया था कि क्रीक क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रीक है सर क्रीक। ठीक है, उसी को हम लोग हरामी नाला भी कहते हैं। सर क्रीक क्या है, हरामी नाला क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, भारत पाकिस्तान के मध्य में कितनी कितनी कौन कौन सी क्रीक है, वो सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है। तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप सर्च करोगे या फिर जाकर के हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो तो आपको उन चीजों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उपुकल्ली क्रीक और आपका इदायन थिट्टू मुहाना या फिर एस्चुरी, इन दोनों के द्वारा बंगाली खाड़ी से ये जुड़ा हुआ है। काजुवेली बर्ड सेंचुरी इसका नाम है। ठीक है, थर्ड जो आपका रामसर साइट है उसका नाम क्या है? तवा जलाशय, तवा रिजर्वायर। ध्यान रखिए आप लोग, जो तवा जलाशय वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस तवा जलाशय का जो निर्माण है ये तवा और देनवा इन दो नदियों के संगम पर किया गया है। तवा और देनवा इन दो नदियों के संगम पर तवा जलाशय का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? ये एक मानव निर्मित वेटलैंड है, एक ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्राकृतिक जलाशय नहीं है, ये मानव निर्मित जलाशय है। तवा और देनवा नदियों के संगम पर इसका निर्माण किया गया है। अगर हम तवा नदी की बात करें तो तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक, लॉन्गेस्ट रिवर की बात करो, ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपकी नर्मदा नदी की तवा रिवर है। ये यहाँ पर एक पॉइंट दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम इस जलाशय की बात करें तो ये पूरा जलाशय आपका कहाँ पर है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, इतनी पॉइंट ध्यान रखना। इससे पहले जो दो वेटलैंड्स को शामिल किया गया था उनका नाम क्या था? तो नकटी और नागी। ठीक है, क्या नाम था? नकटी और नागी। ये दोनों के दोनों जो आपके जलाशय हैं ये मानव निर्मित जलाशय हैं, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, तो नकटी और नागी बिहार के रामसर साइट्स हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर पैरेलली याद करते चलना। ठीक है, देखो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है भाई? वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला टॉपिक भी कह रहा है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस टॉपिक को ध्यान समझेंगे हम लोग, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की बात कर रहा है। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? सबसे पहले तो इस पॉइंट को याद करो। ठीक है, जारी करने वाली जो संस्थान है वो स्विट्जरलैंड की एक संस्थान है, उसका नाम है IQ एयर। ठीक है, क्या नाम है? IQ एयर। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी IQ एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। ये रिपोर्ट इस बार जो जारी किया गया 2023 में, ये छठा संस्करण था। ठीक है, 6th एडिशन था इस पूरे रिपोर्ट का। ये एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पर समझनी है, याद करनी है। ठीक है, अब देखो इस पूरे रिपोर्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये करता क्या है? ये जो PM पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, चाहे PM 2.5 हो या फिर PM 10 हो, इनका एक कैलकुलेशंस करता है और बताता है कि किस देश में कितनी समस्या है। ठीक है, हालांकि ये जो पूरी रिपोर्ट है ये PM 2.5 पर बेस्ड है। ध्यान रखिए आप लोग, PM 2.5। ठीक है, इनके
जो इसके पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी साइज 2.5 से बहुत कम होती है, ठीक है, उनको हम लोग PM2.5 पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो ये रिपोर्ट इसकी गणना करती है और बताती है कि WHO का जो वार्षिक दिशा निर्देश है, WHO की जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस कितनी है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतना क्या होना चाहिए, PM2.5 इससे कम होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे देशों में क्या है, इससे बहुत ज्यादा है, तो इसी के आधार पर ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की जाती है, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखना, क्या भाई, WHO की जो रिपोर्ट है, ठीक है, WHO का जो दिशा निर्देश है किसके लिए, PM2.5 को लेकर के, वो कितना है, तो वो है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, या फिर इससे कम। बातें बहुत क्लियर है। WHO के इस गाइडलाइन को पूरा करने वाले जो देश है उनमें केवल 7 देश शामिल है। एक ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। इन 7 देशों में WHO की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर पूरी होती है। मतलब इन देशों में PM2.5 का जो रेशियो है वो WHO की गाइडलाइन से कम है। बात क्लियर है। इसके अलावा इन 7 देशों के अलावा कुछ स्थान, कुछ क्षेत्र यहाँ पर और शामिल है, जैसे कि अगर आप ध्यान दो तो प्यूर्टो बरमूडा और फ्रेंच पॉलिनेशिया। देखो ये सब क्या है ना, ये कुछ कुछ क्षेत्रों को मिला करके हमने इनका नाम, जैसे कि फ्रेंच पॉलिनेशिया क्या है, तो फ्रेंच पॉलिनेशिया साउदर्न पैसिफिक ओशियन में फ्रांस का जितना भी एक्सटेंडेड एरियाज है, जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों को मिला करके हम लोग फ्रेंच पॉलिनेशियन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को, उन 3 क्षेत्रों में कौन सा शामिल है आपका, एक है प्यूर्टोरिका, एक है बरमूडा और एक है फ्रेंच पॉलिनेशियन। इन 3 क्षेत्रों में भी PM2.5 का जो रेशियो है वो WHO की गाइडलाइन से यहाँ पर कम पाया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो रिपोर्ट कौन सी है, रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। जारी कौन करता है, IQAir जारी करता है। इस बार 6th एडिशन था। ये 2.5 पार्टिकुलर मैटर जो PM होता है इसकी गणना करती है। WHO कहती है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यू से कम होना चाहिए, और ये 7 देश और 3 क्षेत्रों में पूरा होता है, ठीक है। 7 देश कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड। याद मत करना, याद नहीं करना है, बट एक बार नाम पढ़ो। देखो क्या होता है ना कि जब हम चीजों को पढ़ते हैं, भले हम उस चीज को याद नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं पे चेतन और चेतन मन में वो चीजें फैक्ट बैठ जाती है, स्थापित हो जाती है, ठीक है। फिर एग्जाम में जब वो क्वेश्चंस दिखता है, ऑप्शंस दिखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर याद आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए याद भले मत करो, लेकिन रीडिंग जरूर करो, ठीक है। अब देखो, इन 7 देश के साथ 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्रों का नाम याद कर लेना, क्योंकि 3 ही केवल है, प्यूर्टोरिका, बरमूडा और फ्रेंच पॉलिनेशिया। इन 3 क्षेत्रों में भी क्या है कि WHO की गाइडलाइंस पूरे होते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है, वो समस्या समझ भाई, हम तो भारत की बात करेंगे ना। भारत के अंतर्गत समस्या ये है मेरे भाई कि भारत में PM2.5 का जो एनुअल एवरेज सांद्रता है वो WHO के गाइडलाइन से 10 गुना ज्यादा है। मतलब WHO के PM2.5 संबंधी जो एनुअल दिशा निर्देश है उससे 10 गुना से भी अधिक है। तो WHO गाइडलाइन कितना है, वो आपका है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके 10 गुना से भी अधिक, मतलब 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से भी ज्यादा हमारे देश में ये इसका एनुअल डाटा है, ठीक है। अगर हम भारत के अंतर्गत बात करें तो बेगूसराय, बिहार का जो बेगूसराय है, ठीक है, बेगूसराय जो क्षेत्र है ये केवल भारत का नहीं था, समझिएगा, केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन एरिया है। नोट कर लो भाई, बेगूसराय विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन एरिया है। हम किस संदर्भ में प्रदूषण की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं PM2.5 के संदर्भ में, याद है ना, हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट बताती है कि जो बेगूसराय है पूरे विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत विश्व में 3रे स्थान पर आता है। भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में, प्रदूषित देश में 3रे स्थान पर यहां पर शामिल होता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, देखो ये एक चार्ट दिया गया है। चार्ट कह रहा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक प्रदूषित, अगर हम सिर्फ 5 देशों की बात करें तो उन 5 देशों में जो पहले स्थान पर देश शामिल, उसका नाम है बांग्लादेश। दूसरे स्थान पर कौन है, पाकिस्तान। और तीसरे स्थान पर कौन है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो भारत जो है दोस्तों वो PM2.5 की सांद्रता में नंबर 3 पर शामिल है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक स्टेटमेंट ये भी दे सकता है कि अगर हम मध्य और दक्षिण एशिया की बात करें तो इस क्षेत्र में WAQR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में 3rd स्थान पर शामिल है। ये बात भी सही है क्योंकि पहले और दूसरे में भी आपके साउदर्न एशिया के देश यहाँ पर शामिल है, मध्य साउदर्न एशिया के देश यहाँ पर शामिल है। इसलिए अगर केवल मध्य और मतलब मिडिल और साउदर्न एशिया की बात करें उसमें भी भारत 3rd रैंकिंग पर है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें उसमें भी भारत 3rd रैंकिंग पर शामिल है क्योंकि पहले और दूसरे पर क्या है, हमारे दोनों पड़ोसी भाई हैं, ठीक है, एक बांग्लादेश है एक पाकिस्तान है, ठीक है। तो इनके पूरे क्रम को आप लोग को याद रखना है। बातें क्लियर हो गया। कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझने का प्रयास करो, जैसे कि पीएम होते क्या है, मतलब पार्टिकुलेट मैटर, पीएम पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं वो होते क्या है। दरअसल एक ऐसे पार्टिकल जो कि सांस लेने योग्य होते हैं, मतलब इनहेलेबल पार्टिकल इनको कहा जाता है, इनको आप सांस ले सकते हैं। इसके अंतर्गत सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम, ब्लैक कार्बन, मिनरल डस्ट, ये सब चीजें यहाँ पर शामिल होती है जिनका जो टोटल डायमीटर होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है। नोट कर लो कि 2 यहाँ पर दिया भी है, सॉरी, इनका जो डायमीटर होता है देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक मिनट कहीं तो दिया होगा यार, इनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखो हम PM 2.5 या PM 10 को हम लोग क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे पार्टिकुलेट मैटर है जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, प्लस जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक क्या है, खतरनाक भी साबित होते हैं। इसीलिए हम लोग इनकी अलग से गणना करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट अभी आप डिस्कस करो, ये पूरी रिपोर्ट PM 2.5 की बात करती है, ठीक है। इस संदर्भ में भारत 3rd नंबर पर है। अगर हम पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो भारत का बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय क्या है, नंबर 1 पर यहाँ पर शामिल है। इतनी बातें याद रहेंगी। अब देखो भाई, प्लस अगर हम पूरे विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहरों की बात करें, राजधानी शहर कैपिटल सिटीज की बात करें तो भाई फिर से हमारा भारत महान, ठीक है। नई दिल्ली जो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की है वो नंबर 1 पर शामिल है। अभी ठंडी में चले जाओ दिल्ली में, ठीक है, जितने लोग रह के तैयारी कर रहे हो सब लोग अपनी हालत बताना। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न इशू है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, चाहे वो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हो, चाहे जॉब करने वाले लोगों को, या फिर कोई भी व्यक्ति वहां का जो निवासी हो रह रहा है। दिल्ली में ठंडी के समय जो वहां का वायु प्रदूषण है बहुत हाई लेवल पर होता है। तो इस संदर्भ में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। सिर्फ ऑड इवन और ऐसे छोटे मोटे चीजों से चीजें नहीं सॉल्व होंगी, इसके लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है, न तो ये पूरा एरिया बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है, ठीक है। लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो हालांकि अब हम लोग को फैक्ट के तौर पर 3 चीजें याद करनी है। बेगूसराय नंबर 1 मेट्रोपॉलिटन एरिया, भारत नंबर 3 पूरे विश्व और मीडियल और साउदर्न एशिया के अंतर्गत, प्लस अगर हम कैपिटल सिटीज की बात करें तो आपका दिल्ली नंबर 1 पर यहाँ पर शामिल है, ठीक है। इतनी बातें याद रहेंगी। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, आइसोपॉड। ये क्या है भाई, हमने आईपॉड सुना था, हमने आईपैड सुना था, आइसोपॉड क्या होता है, ठीक है। एक तो बीच में आया था पॉड करके कोई म्यूजिक सिस्टम था, ठीक है, पॉडकास्ट भी सुना हुआ है। आइसोपॉड क्या समझते हैं थोड़ा देखो। अगर हम पहले आइसोपॉड की केवल बात करें तो आइसोपॉड क्या एक अकशेरुकी, इतना ही बायोलॉजी मुझे आती है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। अकशेरुकी जीव है, ठीक है। अकशेरुकी मतलब इनवर्टिब्रेट जीव है जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, उनको हम लोग अकशेरुकी जीव कहते हैं। तो आइसोपॉड एक प्रकार का अकशेरुकी जीव है, ठीक है। ये पशुओं का एक बहुत बड़ा समूह है, उसको हम समूह कहते हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है, क्रस्टेशियंस, जिसके अंतर्गत केकड़ा और झींगा मछली शामिल होती है, श्रिम्प शामिल होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग केकड़ा और झींगा खाते हैं, ठीक है। तो मतलब ठीक है, मैं क्या ही बोलूं, मतलब आइसोपॉड एक अकशेरुकी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जिनको हम लोग इंग्लिश में इनवर्टिब्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये जानवरों के एक बहुत बड़े बृहद समूह क्रस्टेशियंस से संबंधित है, जिसके अंतर्गत केकड़ा और झींगा मछली शामिल होता है, ठीक है। तो आइसोपॉड क्या है, इतनी बातें क्लियर हो गया। विश्व में आइसोपॉड की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। ये पहाड़ों, रेगिस्तानों से लेकर के गहरे समुद्र तक में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रजाति से कहाँ पर पाई जाती है, तो समुद्र में ही पाई जाती है, समुद्र में निवास करती है। अब ये पूरा टॉपिक न्यूज में क्यों है, और आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने देखा कि आइसोपॉड की एक नई प्रजाति का नामकरण किया गया है। नामकरण किया गया, क्यों नामकरण किया गया हो भैया, किसी चीज को याद रखने के लिए, किसी बात को बहुत ही सम्मानित करने के लिए हमने नामकरण किया होगा। हमने नामकरण किया क्या है,
नामकरण हमने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रूसेथोवा इसरो, ठीक है। बथुआ इसरो याद कर लो आप लोग, कुछ नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है। बथुआ इसरो, बथुआ एक साग होता है ना, तो आप लोग याद कर लो बथुआ इसरो या फिर ब्रूसेथोवा इसरो। अब ब्रूसेथोवा इसरो है क्या भाई? तो इसका नाम इसरो की सफलताओं को याद रखने के लिए किया गया है। इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता प्राप्त किया और इसके अन्य सारे जो अभियान है, जो अन्य सारे मिशन है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रजाति का, आइसोपॉड की इस प्रजाति का नाम रखा गया ब्रूसेथोवा इसरो। तो प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में, नोट करो भाई। प्रश्न पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्रूसेथोवा इसरो क्या है। 4 विकल्प देगा। पहला विकल्प देगा कि इसरो के द्वारा ब्रूसेथोवा नामक उपग्रह पर भेजा जाने वाला एक मिशन। आपको हाँ एकदम सही लग रहा है ये, ठीक है। अरे ध्यान रखो, ब्रूसेथोवा इसरो क्या है? एक आइसोपॉड की प्रजाति है जिसको कहां पर खोजा गया है? तो कोल्लम, केरल का जो कोस्टल एरिया है कोल्लम, वहां पर एक गहरे समुद्र में से खोज की गई है। और कहां पर खोजा गया अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो ब्रूसेथोवा इसरो क्या है अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो एक स्पाइनिजा ग्रीन आई, ठीक है, स्पाइनिजा ग्रीन आई नामक एक समुद्री फिश है। उस फिश की गिल गुहा, गिल कैविटी जो होता है, गिल कैविटी क्या होती है अगर आप ध्यान दो तो मछलियां जो सांस लेती हैं, ठीक है, जहां से ब्रीद करती है ना फिश में, जल के अंदर ब्रीद करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं गिल। तो इस गिल कैविटी के अंतर्गत ये ब्रूसेथोवा इसरो है, इसकी खोज यहाँ पर की गई, इसका नामकरण किया गया है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। एक अकशेरुकी जीव है, इनवर्टिब्रेट है, इसके अंतर्गत रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक दो आंकड़े और दे रहा है, 2 पॉइंट और बता रहा है, बता क्या रहा है कि जो मादाएं होती हैं, ठीक है, जो फीमेल ब्रूसेथोवा इसरो होती है वो मेल के कंपैरिजन में काफी बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? तो जो फीमेल की जो लंबाई होती है 19 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर, जबकि जो मेल ब्रूसेथोवा इसरो होता है उसकी लंबाई, ठीक है, इसके आधे, मतलब लगभग लगभग इसके आधे, आप 9 मिलीमीटर यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है, लगभग इसकी आधे होती है। ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, कि मादाएं नर की कंपैरिजन में बड़ी होती है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात यहाँ पर है। तो इतनी बातें क्लियर हो गया। किसने खोज की, किसने नामकरण किया, क्या क्या चीजें हुआ, समझो भाई। इसकी जो पहचान, इस प्रजाति की पहचान हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे रिसर्च सेंटर थे, वहाँ के प्रोफेसर थे, उन लोगों ने मिलकर किया था। किसके साथ? तो कन्नूर का एक कॉलेज है, एक लेबोरेटरी सिस्टम, का नाम है रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसके द्वारा, और केरल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो देखो बात समझना, आपको याद क्या करना, आपको बस इतना समझना है कि फॉरेन का एक कॉलेज है हिरोशिमा यूनिवर्सिटी, प्लस कन्नूर में एक लेबोरेटरी सिस्टम है रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वो, और केरल यूनिवर्सिटी, इन तीनों ने मिलकर के इसकी नई पहचान किया, इसका नामकरण किया ब्रूसेथोवा इसरो, ठीक है। कहां पर पाया गया है? तो केरल के कोल्लम कोस्टल एरिया में इसकी खोज यहाँ पर की गई है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में और याद दोनों हो गया होगा, ठीक है। देखो बायोलॉजी इतना ही पढ़ना है भाई, जितने लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हो निश्चिंत होकर के बस इतना पढ़ो। अच्छा, अगर आप बायोलॉजी की स्टैटिक पोर्शन पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ऑलरेडी चैनल पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी की, बेहतरीन प्लेलिस्ट है। करीब 5000 प्लस एस्पिरेंट्स ने लगातार उस पूरी सीरीज को फॉलो किया है, आप सब लोग देख सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, ठीक है। बायोलॉजी उतने में कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ती है, बायोलॉजी पढ़ने वाला विषय ही नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या ही पढ़ोगे आप लोग। देखो भारत में, ठीक है, भारत में तेंदुओं की स्थिति, लेपर्ड की बात कर रहा है, अगर आपको ध्यान होगा इससे पहले आपने पढ़ा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, जिसके अंतर्गत आपने 7 बिग कैट की बात किया था, और वहीं पर आप लोगों का लेपर्ड और स्नो लेपर्ड दोनों शामिल था। अब हम लोग समझते हैं लेपर्ड और स्नो लेपर्ड के बंदे क्या क्या भारत में चल रही चीज, ठीक है। देखो, तो अगर हम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया गया 2022 में, किसने जारी किया? तो MOEFCC, मतलब जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इस मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022। इसकी गणना किसने किया भाई? MOEFCC ने जारी किया। गणना किसने किया? तो गणना करने का काम किया आपका NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, प्लस इसके साथ साथ आप लोगों का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया हुआ है कि इस लेपर्ड का गणना किया।
जारी किया MOEFCC ने। अब गणना के अंतर्गत रिजल्ट क्या है उस बात को समझते हैं। देखो रिजल्ट क्या है कि पूरे भारत में जो लेपर्ड की संख्या है वो कितनी है, 13,874। अब याद कैसे करोगे, पहली बात तो याद तो करना पड़ेगा। देखो 2-3 आंकड़े हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। टाइगर की टोटल भारत में संख्या, लेपर्ड की टोटल भारत में संख्या, स्नो लेपर्ड की भारत में टोटल संख्या। एक बार एटलीस्ट कहीं पर नोट डाउन करके रखो। एक एक चार्ट में आप लोगों को और बनवाता हूँ, ठीक है। ये चार्ट आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है जीव, ठीक है, या फिर जंतु। दूसरा आप लोगों को लिखना है आयुष्यन स्टेटस, आयुष्यन स्टेटस। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे, एक और यहाँ पर लिख लो वैज्ञानिक नाम, ठीक है। देखो हर जानवर का, हर प्रजाति का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। जैसे हम तेंदुआ का नाम, साइंटिफिक नेम तेंदुआ नहीं, उसका नाम कुछ और होता है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम प्लस इसके संदर्भ में कोई रिपोर्ट हो तो रिपोर्ट, कुछ रिमार्क हो तो रिमार्क, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि आपने देखा कि भाई टाइगर, यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। लेपर्ड आपने देखा तो आप यहाँ पर नोट कर लो। आपने स्नो लेपर्ड देखा, उसको यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। तो ऐसे जितने भी अभी जानवर आप लोगों को मिलेंगे इस पूरे करंट अफेयर्स की मैगजीन में, और आगे आने वाले जो भी अपडेट हम लोग पढ़ने वाले हैं निरंतर योजना के अंतर्गत, ठीक है। दृष्टि निरंतर योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो भी अपडेट यहाँ पर मिलेगा उसको हम लोग एक चार्ट में ही समराइज करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को एक वैक्सीन का चार्ट बनवाया था, याद होगा, तो उस वैक्सीन में मैंने सारे वैक्सीन आप लोगों को नोट कराए थे। सिमिलर कॉन्सेप्ट से आप लोगों को इसका एक चार्ट बनाना है। और आयुष्यन स्टेटस हम लोग का सबको एटलीस्ट मिनिमम ये है कि आप लोग इस चार्ट को, इस पॉइंट को आप लोग याद करते चलोगे, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में कई बार आयुष्यन स्टेटस पूछा जाता रहा है। जनरली यूपीएससी ये प्रश्न पूछती है, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कि वो आयुष्यन स्टेटस पूछती है। देखो आयुष्यन स्टेटस क्या होता है मैं समझाता हूँ। आयुष्यन क्या करती है, एक बड़ी अच्छी संस्थान है पर्यावरण की, वो एक रेड लिस्ट जारी करती है, ठीक है। रेड लिस्ट जारी करती है जानवरों को लेकर के। उस रेड लिस्ट के अंतर्गत बहुत सारे कैटेगरीज बनाए गए, जैसे कि एक है लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ये 5 प्रमुख कैटेगरियां हैं जिनके अंतर्गत जनरली हम लोग उन जानवरों को शामिल करते हैं जिनके समाप्त होने या समाप्त होने की आशंका व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो लिस्ट कंसर्न मतलब बहुत ही कम खतरे वाली बात है। नियर थ्रेट मतलब खतरे के जस्ट समीप है। वल्नरेबल मतलब सुभेद्य है। इंडेंजर्ड मतलब संकट में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत ही संकटापन्न है, ठीक है। तो ये 5 प्रमुख आपकी कैटेगरीज बनती है आयुसीएन के अंतर्गत। तो आप जो भी जानवर के बारे में पढ़ोगे आपको इस चार्ट के अंतर्गत उसको अपडेट करते चलना, ठीक है। कई बार प्रश्न यूपीपीसीएस तो ये पूछी हुई है कि रेड लिस्ट, नहीं रेड लिस्ट नहीं, हाँ आयुसीएन की रेड लिस्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है, या फिर आयुसीएन जो जानवरों के लिए एक सूची जारी करती है वो उस सूची को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो रेड लिस्ट, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अब देखो लेपर्ड के टॉपिक पर वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। तेंदुआ के बारे में समझते हैं। जो तेंदुआ है, ठीक है, भारत में टोटल तेंदुआ की संख्या 13,874 है। याद करने का तरीका क्या है, अगर एक तरीका मैं याद कर रहा हूँ, मतलब रेंडमली, बहुत सिंपल तरीका है। एक तो पहले आप नोट कर लो भाई कि हम नंबर 1 पर याद कर रहे हैं चीज को, ठीक है। 3, 4, 8, 7, ठीक है, ये इसकी टोटल संख्या है जो कि आप लोगों को याद करनी है। आप कहोगे सर क्या इसमें ट्रिक था, कुछ ट्रिक नहीं था भाई, याद करने का बस एक फॉर्मेट है जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। मतलब 3 के बाद 4, 7 के बाद 8, एक प्रकार का सिस्टम बन रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि इसको एक बार देख लो, याद कर लो, ठीक है। अब देखो अगर हम भारत में राज्यों के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे अधिक लेपर्ड, सबसे अधिक तेंदुआ आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद आपके महाराष्ट्र में है, और उसके बाद आप लोगों के कर्नाटक में, ठीक है। ये एक बात याद कर सकते हो, एटलीस्ट सबसे अधिक जो तेंदुआ है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो तेंदुओं की आबादी है, लेपर्ड की टोटल आबादी है, वो 371 दर्ज किया गया। मतलब टोटल भारत में थे 13,874, उस 13,874 में से भारत उत्तर प्रदेश में केवल 371 पाए जाते हैं, ठीक है। 371 पाए जाते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है, मैंने आपसे कहा था ना कि हर जानवर का एक क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नेम होता है। इसका नाम है पेंथेरा पाल्डस फ्यूस्का, पेंथेरा पाल्डस फ्यूस्का। मैं आपको इसको नोट करा दे रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही चार्ट पैरेलली बनाते चलोगे तो बहुत शानदार चार्ट आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। देखो तो लेपर्ड के आगे मैंने क्या किया, साइंटिफिक नेम लिख दिया पेंथेरा पाल्डस फ्यूस्का। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि ये जो लेपर्ड है
ये भारत के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि ये मैंग्रोव वन और रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आईयूसीएन की जो संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट होती है, वही मैंने रेड लिस्ट आपको बताया था ना आईयूसीएन वाली, ठीक है, उस रेड लिस्ट के अंतर्गत लेपर्ड को हमने संकटासन मतलब नियर थ्रेटेंड, ठीक है, एंटी के करीब रखा हुआ है, एंटी के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो इसकी जो आईयूसीएन स्टेटस है वो कितनी है, क्या है, नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, याद रहेगा, इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो स्नो लेपर्ड्स, जस्ट अगला दे दिया आप लोगों को। स्नो लेपर्ड भी क्या है, ये भी एक प्रकार का आपका बिग कैट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत स्नो लेपर्ड भी शामिल था, ध्यान रखना। स्नो लेपर्ड्स को लेकर के आपने 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, किसने जारी किया, तो MOEFCC ने रिपोर्ट जारी किया। ये भारत में हिम तेंदुओं की पहली गणना है, ध्यान रखना। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या की पहली और संपूर्ण मूल्यांकन किया गया, दर्ज किया गया, क्या किया गया कि पूरे भारत में 718 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे भारत में 718 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। आप यहाँ पर चाहो तो इसी रिपोर्ट में क्या लिख सकते हो, मैंने आपको जो चौथा कॉलम बनवाया था उस कॉलम लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, कि 13,874 टोटल तेंदुए भारत में पाए जाते हैं। 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, ये एक आप रिमार्क के अंतर्गत नोट कर सकते हो। स्नो लेपर्ड में क्या नोट करोगे, स्नो लेपर्ड में नोट कर लो कि टोटल 718 हिम तेंदुए भारत में दर्ज किए गए हैं। और ये रिपोर्ट कब की है, 2023 की रिपोर्ट, 2023 की रिपोर्ट है। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड का भी पूरा काम यहाँ पर आप लोगों का हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर हम हिम तेंदुओं की बात करें तो पूरे भारत में तो 718 है। ठीक है, पूरे भारत में 718 है। सबसे ज्यादा जो स्नो लेपर्ड है वो लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में कितने हैं, 477। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, याद नहीं करना है तो छोड़ दो। ठीक है, लेकिन लद्दाख में सबसे ज्यादा है। भारत में टोटल 718 है, इतना ध्यान रखना। जैसे आपने देखा था ना कि लेपर्ड की अगर हम बात करें तो लेपर्ड सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से स्नो लेपर्ड जो है वो सबसे अधिक आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लोग रिमार्क्स में ऐड कर सकते हो। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेंथेरा अंसिया। ठीक है, क्या नाम है भाई, देखो इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है पेंथेरा अंसिया। ठीक है, याद रहेगा ना इतना पॉइंट। इसको भी आप लोगों को चार्ट में यहाँ पर ऐड पैरेलली करते चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ अंसिया, ये आप लोगों का चार्ट यहाँ पर रेडियो ने स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर सेल्फ अप्रोच एफर्ट करते चलोगे तो ये पूरा चार्ट अपने आप रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखो जो हिम तेंदुए होते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं। भारत में टोटल आबादी इनकी 718 है। इनका वैज्ञानिक नाम पेंथेरा अंसिया है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंतर्गत इनको सुभेद या फिर वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। इस पॉइंट को आप लोगों को अपने इस चार्ट में ऐड यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ये आप लोगों का चार्ट यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुका है। अब देखो भारत में स्नो लेपर्ड को लेकर के सरकार ने प्रयास इससे पहले किया हुआ है। जैसे कि एक प्रयास अगर आप ध्यान दोगे तो हमने 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया था। इससे पहले एग्जाम में पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, याद है 1973, 1972, आयोग खुद ही कंफ्यूज था उस क्वेश्चन में। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हमने कब शुरू किया, वर्ष 2009 में शुरू किया है। 2024 का जो शीतकालीन जो विंटर खेलो इंडिया गेम्स है उसका जो शुभंकर जो मैस्कट घोषित किया गया उसका नाम क्या है, सीन एसी। ये भी एक स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ है, इसका नाम है सीन एसी। ठीक है, सीन एसी जिसका अर्थ होता है सान। ठीक है, ध्यान यहाँ पर एक पॉइंट और देना कि 23 अक्टूबर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर नोट करना। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो उसको यहीं पर ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने कहा ना चार्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को प्रिपेयर करा के दिखा भी दे रहा हूँ कि देखो कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये एक रिमार्क वाला पॉइंट था जो कि स्नो लेपर्ड के संदर्भ में था, तो आप इसको यहीं पर जो रिमार्क वाला सेक्शन है वहां पर ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी जीव जंतु भी आपको न्यूज में मिलने वाले हैं उनकी एक प्रॉपर यहाँ पर लिस्ट बन जानी चाहिए। ठीक है, अभी एक दो जीव जंतु अभी हम लोग आगे और मिलने वाला है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, तो उसको प्रॉपर यहाँ पर नोट डाउन करते चलना। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैंने एक अलग से भी चार्ट बना के रखा हुआ था अपने लिए कि तेंदुआ
लेपर्ड रिपोर्ट 2022 में आई है, इसका साइंटिफिक नेम है पेंथ्रा पाइस फ्यूस्का। टोटल भारत में 13,874 है। नियर थ्रेटेंड इसका आईयूसीएन स्टेटस है, ठीक है। स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मूल्यांकन जारी किया है कब, 2023 में। भारत में टोटल 718 है। साइंटिफिक नेम पेंथरा अंसिया है और आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। 23 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। ये मैंने अपने वॉल पर यहाँ पर एक स्टिकी नोट्स लगा के रखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी वहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसे ही पैरेलली आप लोगों को काम करना पड़ेगा जब आप लोग करंट अफेयर्स या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक, चलो इससे पहले आपने एक टॉपिक देखा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो टॉपिक था वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो कि IQ एयर के द्वारा जारी किया गया था। उसमें आपने PM 2.5 के संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। हमने समझा था कि हाँ भाई, भारत की रैंकिंग क्या है पूरे विश्व में, कैपिटल सिटीज की अगर हम बात करें तो वहां पर भारत की रैंकिंग क्या है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में बिहार का बेगूसराय पूरे विश्व में नंबर 1 पर। हमने एक पॉइंट ये भी ऐड किया था। अब समझो एक नई रिपोर्ट यहाँ पर फिर से आ रही है। रिपोर्ट का नाम है ट्रेसिंग द हेजी एयर। ट्रेसिंग द हेजिंग एयर कौन जारी करता है, क्रिया। संस्थान का नाम क्या है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ये रिपोर्ट ट्रेसिंग द हेजी एयर नाम से एक आंकड़ा जारी करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है। ये रिपोर्ट भारत के संदर्भ में जारी किया गया, ठीक है। इसने कुछ कुछ बातें बताई हैं, समझिए वो बातें क्या कहती है, फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। देखो ये रिपोर्ट का जो कैलकुलेशन करने का जो बेस है, जो आधार है, वो आधार है एनकेप की रिपोर्ट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के रिपोर्ट की प्रगति का आकलन करती है कि एनकेप रिपोर्ट में कितना प्रगति किया गया है भारत के अंतर्गत एयर क्वालिटी में, इसकी बात करती है। इसमें भारत के सभी शहरों को शामिल नहीं किया गया है, पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है। केवल 227 शहर यहाँ पर शामिल है, इतनी बात समझना। प्लस उन शहरों को शामिल किया गया है जिन शहरों के 75% से अधिक दिनों का आंकड़ा पिछले वर्ष का हमारे पास अवेलेबल था। बहुत सारे ऐसे सिटीज होंगे, बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहां पर 75% से ज्यादा दिनों का आंकड़ा मौजूद नहीं होगा, तो उन जिलों को हटा दिया गया है। केवल उन जिलों को शामिल किया गया है जहां पर 75% दिनों से ज्यादा आंकड़ा हमारे पास मौजूद था पिछले एक साल में। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। क्या क्या बताया गया एक बार समझने का प्रयास करना। देखो सबसे पहले रिपोर्ट कहती है PM 2.5 और PM 10 के संदर्भ में क्या बताती है भाई। देखो कहती है कि अगर हम PM 2.5 की बात करें और PM 10 की बात करें, दोनों में ही ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों में ही मेघालय का बर्नी हाट नामक जो स्थान है, जो शहर है, वो सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। ये किसकी रिपोर्ट है, ये PM 10 की रिपोर्ट है। PM 2.5 देखो भाई, PM 2.5 में ये कहता है कि बर्नी हाट मेघालय ये भी नंबर 1 पर है। मतलब मेघालय का बर्नी हाट PM 2.5 में भी और PM 10 में भी नंबर 1 पर शामिल है। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो आपने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये जो IQ एयर के द्वारा जारी किया गया था, इसने बताया था कि पूरे विश्व में बेगूसराय नंबर 1 पर शामिल है। लेकिन ये रिपोर्ट तो बर्नी हाट को बता रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेगूसराय पॉल्यूटेड तो होगा, भले आंकड़ों में इधर उधर हो सकती है चीजें, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये रिपोर्ट कहती है कि बेगूसराय, बिहार का जो बेगूसराय है, वो PM 2.5 के संदर्भ में नंबर 2 पर शामिल है, नंबर 2 पर शामिल है, ठीक है। तो 2-3 बातें ध्यान रखना। प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि क्रिया, क्रिया मतलब CREA, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है ट्रेसिंग द हेजी एयर। इस रिपोर्ट के आधार पर PM 2.5 या फिर PM 10 में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो मेघालय का बर्नी हाट है, मेघालय का बर्नी हाट है। PM 10 में अगर आप ध्यान दो तो यूपी का ग्रेटर नोएडा 3rd नंबर पर शामिल होता है, ठीक है। यूपी का ग्रेटर नोएडा 3rd नंबर पर शामिल होता है, ठीक है। अब बेगूसराय जो आपका PM 2.5 में 2nd नंबर पर था, वही बेगूसराय PM 10 में भी आपका क्या है, 2nd नंबर पर शामिल है, ठीक है। तो बर्नीहाट और बेगूसराय नंबर 1 और नंबर 2 पर लगातार बने हुए हैं। PM 10 के संदर्भ में ग्रेटर नोएडा 3rd नंबर पर है और PM 2.5 के संदर्भ में दिल्ली आप लोगों का 3rd नंबर पर शामिल है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिए, याद रहेगा इतने पॉइंट्स, ठीक है। ये रिपोर्ट कुछ आंकड़े और देती है। आंकड़े क्या देती है भाई, कि अगर अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो PM 10 के संदर्भ में सबसे 50 सबसे प्रदूषित शहरों में आपका बिहार सबसे आगे है। बिहार में 19 शहर सबसे प्रदूषित है। इसके बाद आप लोगों का हरियाणा यहाँ पर दिया गया है। हरियाणा के साथ साथ आप लोगों को राजस्थान शामिल है
और राजस्थान के और आप लोगों का यूपी है। ठीक है, तो देखो यूपी आप लोगों के क्रम के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पर है, लेकिन यूपी से पहले 3 राज्य और शामिल है, क्योंकि सेकंड नंबर पर 2 राज्य शामिल थे, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान। तो इतनी बातें याद रहेंगी। यूपी के जो 7 शहर भारत के 50 प्रदूषित PM10 के संदर्भ में शामिल है, उनमें नाम क्या है? ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर। जनरली NCR के क्षेत्र यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अच्छा होमवर्क है भाई, नोट कर लेना, मुझे मत कहना सर आप होमवर्क हो ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, होमवर्क देते इसलिए ताकि आप लोग एक्टिव होकर काम करो चीजों को। ठीक है, समझना। NCR में मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली का जो पूरा NCR क्षेत्र है, उस NCR क्षेत्र में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? यूपी के कितने जिले शामिल हैं और उनको याद करने का ट्रिक क्या है? मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, अगर मैं श्योर हूँ तो ट्रिक कुछ ऐसे था कि BB GG BB GG MM HS, जहां तक मैं श्योर हूँ ये एक ट्रिक था। ठीक है, एक बार आप लोग इस ट्रिक को चेक भी कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ये उन 8 शहरों का नाम था जो कि NCR रीजन में शामिल थे। ठीक है, एक बार इस ट्रिक को आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना, याद भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखो तो जो 7 शहर शामिल हैं, इनमें मेजर शहर आपके NCR क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो इनको एक बार देखो कि कौन से वो क्षेत्र हैं जो कि यहाँ पर शामिल है। अब समझो मैंने अभी तक क्या डिस्कस किया। मैंने डिस्कस किया कि PM10 के संदर्भ में भारत में अगर हम 50 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों को शामिल करें तो बिहार नंबर 1 पर है, हरियाणा राजस्थान बराबर नंबर 2 पर है, यूपी नंबर 3 पर है। यूपी के 7 शहर जो हैं उनका नाम ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, GG ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद। ठीक है, आपका हो गया BB मतलब बागपत और बुलंदशहर। ठीक है, MM मतलब मेरठ और मुजफ्फरनगर, और आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, एक कोई बच रहा है, नोएडा। ठीक है, तो ये 7 शहर आप लोगों के लिस्ट में शामिल है। PM10 में नंबर 3 पर ग्रेटर नोएडा है। PM 2.5 में 1, 2, 3 कहीं पर भी यूपी का कोई शहर शामिल नहीं है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखनी पड़ेंगे। ठीक है, आपने 2 रिपोर्ट एयर के संदर्भ में देख लिया, दोनों ही रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक समझो। अगला टॉपिक कह रहा है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। डार्क स्काई पार्क क्या होता है? मतलब डार्क स्काई होती है वहां पर, स्काई को बहुत डार्क किया जाता है। समझो, देखो, अगर हम डार्क स्काई सेंचुरी की बात करें, अभ्यारण्य की बात करें, तो आपने देखा होगा कि लद्दाख के हिलने में, ठीक है, लद्दाख के हिलने गांव में वहां पर एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है चांगथांग अभ्यारण्य। ठीक है, चांगथांग अभ्यारण्य, इससे पहले आपने करंट अफेयर्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने डार्क स्काई सेंचुरी, डार्क स्काई अभ्यारण्य का निर्माण किया है। अब हम लोग भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभ्यारण्य पूछेगा, ठीक है, तो एक बात बहुत क्लियर समझिएगा आप लोग, वो आप लोगों का क्या है, लद्दाख के हिलने में चांगथांग अभ्यारण्य। ठीक है, पार्क की बात करेगा तो हम भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर बना रहे हैं, तो पेंच टाइगर रिजर्व में बना रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अभ्यारण्य अगर पूछेगा तो लद्दाख के हिलने में चांगथांग अभ्यारण्य, अगर पार्क पूछेगा तो पेंच टाइगर रिजर्व जो आप लोगों का है, ठीक है, यहां पर बनाया जा रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व अगर आप ध्यान दोगे तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लोकेटेड है, मतलब दोनों ही क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब डार्क स्काई पार्क का उद्देश्य समझो होता क्या है। दरअसल इन क्षेत्रों को हम लोग लाइट पॉल्यूशन से, प्रकाश प्रदूषण, इससे दूर रखने का प्रयास करते हैं, ताकि एस्ट्रोनॉमी या फिर जो खगोल विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोग हैं, उसमें रुचि रखने वाले लोग हैं, जो लोग रात में स्टार गेजिंग करते हैं, तारों को देखने में बहुत उनको मजा आता है, ये तारा अवलोकन करते हैं, उनके लिए एक ऐसा क्षेत्र हमको चाहिए जहां पर प्रकाश प्रदूषण ना हो। लाइट पोल्यूशन होता क्या है, पहले कोशिश करिए समझने का लाइट पोल्यूशन क्या होता है। जैसे हम लोग शहरों में, अगर आप 2 क्षेत्र में जाओ, आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करो, आप शहरी क्षेत्र में जाओ, ठीक है, आपको दोनों जगहों पे बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। शहरी क्षेत्र में एकदम चकाचौंध, स्ट्रीट लाइट जल रही है, बड़ी बड़ी लाइट जल रही है, मॉल के क्षेत्र में आप देखो तो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं, लाइट जल रही है, सब कुछ हो रहा है। वहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में क्या एकदम सुनसान, लाइट बंद है, ठीक है, और वहां पर आप नेचर को असली फील कर पाते हो। लाइट पॉल्यूशन से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रात्रि में घूमने वाले जीव होते हैं, मैं केवल जानवरों की बात नहीं कर रहा, मैं पक्षियों की बात भी कर रहा हूँ। उन पक्षी वो पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं
लाइट के चकाचौंध के कारण से, ठीक है। और प्लस ये लाइट जो होती है ये बायोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम होता है उसको बहुत डिस्टर्ब करती है, केवल हमारा नहीं, जानवरों के भी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। लाइट पॉल्यूशन से बहुत सारी समस्याएं अन्य होती है कि आप अगर आप एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन कर रहे हो, अगर आप स्टार गेजिंग कर रहे हो, तो आपको उसमें बहुत सारी समस्याएं लाइट के कारण से देखने को मिलती है। तो सरकार ने एक फैसला लिया, सरकार ने नहीं, एक संस्थान, उस संस्थान का नाम क्या है, देखो, डार्क स्काई इंटरनेशनल। इसने फैसला किया कि हम कुछ ऐसे क्षेत्र घोषित करेंगे, ऐसे क्षेत्र बनाएंगे जहां पर हम लाइट पॉल्यूशन को दूर कर पाएंगे, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी और स्टार गेजिंग को प्रमोट कर पाएंगे। इसके लिए एशिया के अंतर्गत 5 पार्क को चुना गया है। भारत का ये जो पार्क, पेंच पार्क है, ये ऐसा 5वां पार्क है। इससे पहले जो 4 अन्य पार्क है उनका नाम एक बार देख लेना। मैपिंग के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। यूपीपीएससी तो ऐसे प्रश्न पूछती रहती है, बताओ भाई कि हेवान माउंटेन कहाँ पर है, हेवान माउंटेन कहाँ पर, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ देगा। तो कहाँ पर भाई, ताइवान में। क्यों न्यूज में, क्योंकि यहाँ पर डार्क स्काई पार्क बनाया गया, ठीक है। एशिया के जो 5 डार्क स्काई पार्क है, एक डार्क स्काई पार्क आपका ह्यूआन माउंटेन ताइवान में बनाया गया है। दूसरा आपका एरी ओमोटे इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जापान में बनाया गया है। थर्ड आपका कोजिशिमा नेशनल कोजिशिमा आइलैंड जो आप लोगों का है जापान में, यहाँ पर बनाया गया है। और चौथा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चौथा वो आपका ये ओंग गयांग फायरफ्लाई इको पार्क दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में बनाया गया है, ठीक है। ये ओंग यांग, ये ओंग यांग, भाई याद कर लो यार, ये येंग येंग, जितने ही कोरियन सीरीज देखते हैं ना लोग, ठीक है, कोरियन ड्रामा, के ड्रामा जो कहा जाता है, ठीक है, तो के ड्रामा देखने वाले इसका नाम बात कर सकते हो। ये ओंग यांग, ठीक है, फायरफ्लाई इको नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो साउथ कोरिया में है। इसके अलावा जो 3 पार्क आपने यहाँ पर देखा, एक देखा आपने ह्यूआन माउंटेन ताइवान, एक आपने देखा जापान में कोजिशिमा डार्क स्काई आइलैंड, और एक आपने देखा इरी ओमोटे इशिगाकी नेशनल पार्क जापान, ठीक है। इसके अलावा 5वां जो पार्क घोषित किया गया, वो घोषित किया गया आप लोगों का पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इतनी बात याद रहेंगी, ठीक है। इसका पूरा उद्देश्य ये है कि हम जो एस्ट्रो टूरिज्म है उसको प्रमोट कर सके, लोग इस क्षेत्र में रुचि ले सके, इसके लिए सरकार ये प्रयास कर रही है, मतलब संस्थान ये प्रयास कर रही है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट समझो यहाँ पर क्या कह रहा है। डार्क स्काई पार्क की बात करें, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि डार्क स्काई पार्क की अगर हम बात करें तो भारत में जो इसका अभ्यारण्य है वो लद्दाख के हिनले गांव में बनाया गया था, ठीक है। ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य था, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब देखो, अच्छा चलो यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन बताओ कि ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सिस्टम जो हाल में बनाया गया है, मैंने आपसे, जब हम लोग खगोलीय क्षेत्र में एक टॉपिक डिस्कस करते, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसरो क्या कर रही है, अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम स्टेब्लिश कर रही है। उसका नाम क्या है, अगर मैं श्योर हूं तो PSLV P58 के माध्यम से उसको छोड़ा गया था। डेट भी मैं अगर श्योर हूं तो 1 जनवरी को हमने छोड़ा था, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसका नाम क्या है, आप लोग नाम कमेंट करके बताओ कि जो हमने अंतरिक्ष में अपना ऑब्जर्वेटरी सिस्टम स्टेब्लिश किया है उसका नाम क्या है, ठीक है। इतनी बात याद रहेंगी। अब देखो अगला टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। मेरी तबियत डाउन लग रही है बट हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एनवायरमेंट वाले पूरे सेक्शन को ध्यान दीजिएगा। देखो, नीलगिरी तहर परियोजना या फिर नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट की बात करें तो ध्यान देना, जो कंफ्यूजन एग्जाम में होगी वो कंफ्यूजन यही होगी, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किसने किया, हमारे दिमाग में क्या आएगा, अरे यार मंत्रालय ने किया होगा, MOEFCC मंत्रालय ने किया होगा, और कौन करेगा, नहीं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है नीलगिरी तहर परियोजना। नीलगिरी क्या होती है, देखो ये है नीलगिरी आपकी, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो इसको मैं नीलगिरी कहते हैं। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ, ठीक है। नीलगिरी के संदर्भ में हम लोग 7 अक्टूबर को, नोट कर लेना, 7 अक्टूबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नीलगिरी तहर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नीलगिरी तहर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये कहाँ चिपकाना है आप लोगों को, कहाँ पर आप लोगों को लिखना है, इस वाले चार्ट में, जहाँ पर मैंने आप लोगों को चार्ट ऑलरेडी बनवाया हुआ है, ठीक है। नीलगिरी तहर यहाँ पर नोट कर लो, यहाँ पर जानों का नाम नोट कर लो, नीलगिरी तहर, ठीक है। बात क्लियर हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लेना, ये तो 7 अक्टूबर हमने नोट ही कर लिया। चलो एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो
ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ठीक है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। इतनी बात याद रहेंगी ना, ठीक है। आयुसीन स्टेटस क्या है? आयुसीन स्टेटस है इंडेंजर्ड, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना यहाँ पर। 5 वर्ष के लिए मतलब 2022 से लेकर 2027 तक के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये इस प्रकार की पहली परियोजना है नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट, ठीक है। नीलगिरी तहर क्या है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है, ठीक है, जो कि आयुसीएन की इंडेंजर्ड लिस्ट में यहाँ पर आप लोगों का शामिल है, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक था। तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आपने ये जो पूरे टॉपिक देखे, आई होप कि टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर तैयार हो गए होंगे, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को जो चार्ट बनवाया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चार्ट बनाओ और केवल यहीं पर मत रुको। मैं आप लोग कुछ जानवरों का नाम और नोट करा दे रहा हूँ, एक बार उनके बारे में भी यहाँ पर चीज़ें आप लोग नोट पैरेलली कर लेना। एटलीस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिले उतनी इन्फॉर्मेशन नोट करते चलना, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक हाथी नोट कर लो, ठीक है। एक नोट कर लो चीता, भारत में है नहीं है, भारत में जो चीते लाए गए वो कहाँ से लाए गए हैं, ठीक है, कितने चीते लाए गए हैं। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, और कहाँ पर लेकर के आएगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। हाथी हो गया, चीता हो गया, और शेर, लॉयन तो हमने नोट किया ही कहीं पर, ठीक है। शेर नोट कर लो आप लोग चाहो तो। बस इतने पॉइंट एटलीस्ट एक बार आप लोग नोट करो, तो क्या होगा ना, आप लोगों का जो पूरा चार्ट है प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और चीज़ें अपने आप याद होते चलेंगी पैरेलली। इसके लिए आपको किसी और सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इन्वायरमेंट का जो पूरा सेक्शन था, अपडेशन था, हमने आज कंप्लीट कर लिया। क्लास कैसी लगी है, क्लास समझ में आई है कि समझ में आई है? और अगर क्लास में कुछ कमी आपको लगे, चूंकि तबीयत थोड़ी खराब थी, तो एक बार कमेंट करके बता देना। मैं अगली क्लास में उसको क्या करूँगा, कवर करने का पूरा प्रयास आप लोगों के साथ करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरे टॉपिक थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। देखो पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपनी डिमांड, अपने आवाज़ को रखने का प्रयास करिए आप लोग, जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकते हैं इस कैंपेन में शामिल हो। अपनी बातों को रखो। देखो नॉर्मलाइजेशन जैसे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दे के कारण से पहले ही एक तो ये परीक्षा मतलब कब से टलती आ रही है। यूपीपीसीएस की अगर हम परीक्षा की बात करें, 17 मार्च के बाद कहा गया कि 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा, वो भी टल गया। अक्टूबर वाला समय बीत गया, मतलब अब तो अक्टूबर है ही है और अभी तक आया हुआ कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। आगे क्या होगा भगवान जान रहे हैं अभी, ठीक है। तो एटलीस्ट अपनी बातों को आप लोग रखिए, क्लियर रखिए, क्या आप चाहते हो क्या आप नहीं चाहते हो। जो फैसला लेना है जल्द लिया जाए और परीक्षा को जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। यही एक सिंपल सी बात है जिस पर आप लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लस पैरेलली पढ़ाई बिल्कुल ना छूटे। मैं फिर से कहूँगा पढ़ाई बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि अगर पढ़ाई में ब्रेक हुआ तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।